अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ इश्क और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये इस टाइम रात का 1 बज रहा है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज़ मैंने ये एपिसोड लिखी हुई थी तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। अगर मैं सुबह उठ के रिकॉर्ड करती तो मुझे सुबह 7 बजे उठना पड़ता, 8 बजे उठना पड़ता, रिकॉर्डिंग होती, फिर उसके बाद वीडियो क सेव होती, फिर अपलोडिंग होती। तो फिर टाइम लग जाना था, फिर वो 11 बजे के करीब शायद अपलोड करनी पड़ती। हो सकता है अब ये सुबह 7 बजे अपलोड हो जाए या 8-9 बजे तक तो अपलोड हो जाएगी जैसे ही मेरी आँख खुलेगी। तो मैंने अपना वादा पूरा किया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप थोड़ा-सा पेशेंस पेशेंस रखा करें। आपको तमाम कपल्स की बहुत अच्छी स्टोरी मिलेगी। मैं नावल लिख रही हूँ, मुझे तो यही लग रहा है कि अच्छा लिखूँगी, लेकिन ये आपकी पसंद पे आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा लगता है। तो मैं आपको बता दूँ कि हॉरर हाम के जो सीन्स हैं ना, वो सबसे इंटेंस होने वाले हैं। ये नहीं कि वो आप लोगों को पसंद है, इसलिए उसके सीन्स इंटेंस होने वाले हैं या उसको उस दिन वोटिंग ज़्यादा मिली थी। उसके हॉरर हाम के शुरू से ही उन लो उन कप उस कपल के सीन्स बहुत अच्छे और बहुत ही मज़े के हैं। आगे जाके बहुत ही उनकी कहानी में बहुत ज़्यादा मतलब उनकी कहानी जानदार, स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और बिकॉज़ अभी तक उसमें क्या कहते हैं अम, तक उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुलना बाकी हैं, तो वो एपिसोड बहुत ही मतलब उनकी स्टोरी बहुत मज़े की होने वाली है। सबकी अच्छी हैं, ज़रान, अब्रिश, उनकी भी स्टोरी इंतहा अमेज़िंग हो जाएगी। बहार अरहाम की स्टोरी भी बहुत अमेज़िंग और बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। आबिर और असवन की स्टोरी भी डेफ़िनिटली अच्छी हो जाएगी। लेकिन थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ज़्यादा बातें हो गई हैं, मैं चाहती थी जल्दी-जल्दी रिकॉर्डिंग हो जाए और फिर उसके बाद मैं सोने के लिए जाऊँ। और तो चलते हैं फिर हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ हम शुरू करते हैं। इस दुआ के साथ आप सब जहाँ रहें हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। रमज़ इश्क किस 36 तहरीर नूर आसिफ। बाहर एक डीप रेड कलर की लहंगा चोली में मलबूस थी, मांग टीका लगाए, गोल्ड का हैवी चोकर सेट पहन रखा था जिसके साथ भारी सोने के झुमके थे। नफीस सी छोटी सी नथ पहने वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। सफ़ेद रंगत रेड दुल्हन के दुपट्टे के हाले में वो धमक रही थी। कभी मेकअप किया नहीं था, आज नफीस से मेकअप से उसका रूप दो आतिशां हो गया था। टूट कर रूप बरसा था उस पर। वेलवेट के ब्लाउज, कामदार लहंगे में उसका मुतनासिब सरापा गज़ब ढा रहा था। उसे अभी अभी शहराम के कमरे में ला कर बिठाया गया था। कमरे में मध्यम सी नीलगो रोशनी जल रही थी। जगह जगह खूबसूरत कैंडल वाज रखे गए थे। कैंडल्स की खुशबू के साथ पूरा कमरा गुलाब के फूलों की महक से मअतर हो रहा था। बहारे को इस महक में सांस लेना दुश्वार लग रहा था। बेड को और पूरे कमरे को सुर्ख गुलाबों से सजा देखकर बहारे कुल का दिल इस कमरे की हर सजावट को तहस नहस करने को कर रहा था। शेराम ने कल उसे हवेली लाने के बाद रुखसती का शोशा छोड़ दिया था और हैरत की बात यह थी उसकी बात मान भी ली गई थी। जो रुखसती 1 हफ्ते बाद होनी थी वो एक ही दिन में हो गई। एक ही दिन में उससे पूछे बगैर इस तरह सजा संवार कर शहराम के कमरे में ला बैठाया था। उसे अपनी कमाईगी का एहसास शिद्दत से हो रहा था। शहराम का कल का रूप देखकर उसे दिल ही दिल में दहशत खाए बैठी थी। वो वरना वो कभी भी उसके लिए यूं सच संवर कर ना बैठती। शहराम की गुर्बत का सोच कर ही उसके हाथ पैर फूल रहे थे। पता नहीं वो इसके साथ क्या सलूक करे। ये सोच कर ही उसका दिल पसलियों में धड़क रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर बहारे गुल की हथेलियाँ पसीने से नम हुई। अपने धड़कते दिल पर काबू पाते वो खुद में सिमटी थी। शहराम के भारी कदमों की आवाज़ सुनते बहारे का दिल हथेली पर धड़कने लगा था। शहराम ने कमरे में दाखिल होते ही अपनी ऑफ वाइट मर्दाना शाल उतार कर सोफे पर रखी और अपनी घनी मूंछों पर हाथ फेरते
وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے لیے سج سنور کر بیٹھی تھی، یہ یقین کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ کل کے واقعے کا شاید اثر تھا جو وہ بہت آرام سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ شہرام کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ شہرام نے بہارے کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر اسے گہری اور استحقاق بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، شہرام کی نظروں سے پزل ہوتے خود میں سمٹتی بری طرح پزل ہو رہی تھی۔ شہرام کی نظروں سے پزل ہوتے خود میں وہ سمٹ رہی تھی، گھنی بلکہ عارض پر لرز رہی تھی۔ شہرام کی نظروں کی تپش مسلسل خود پر محسوس کرتے بہارے نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا، جو اسے گہری اور گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، پورے استحقاق سے، نشیلی بہکی نگاہوں سے اس کا اچھی طرح جائزہ لے رہا تھا۔ آج سے پہلے شہرام کی نظروں نے اس کا ایسے ایکسرا نہیں کیا تھا۔ بہارے شرم کے مارے خود میں مزید سمٹی تھی۔ شہرام نے مسکراتے ہوئے بہارے کے ہاتھ نرمی سے پکڑتے، اس کی ہتھیلیوں پر مہندی سے بنے نقش و نگار کو دیکھتے ان پر نرمی سے اپنے لب رکھے۔ بہارے نے اس کے نرم لمس پر حیرانگی سے شہرام کو دیکھا، جو مسکراتی نگاہوں سے اس کی حیران آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں جھپکتے شہرام کو بے یقینی سے دیکھا، جس کے لبوں پر میٹھی سی مسکان رقصہ تھی، کل کی کسی بات کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ وہ محبت پاش گہری گہری گرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی اور محبت کا سمندر ٹھاٹے مارتا دیکھ کر بہارے نے نروٹھے انداز میں اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے جھٹکے سے چھڑواتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا۔ بہارے کے انداز پر شہرام کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ بس اتنا ہی غصہ؟ مجھے تو لگ رہا تھا کمرے میں آ کر بہارے کل وائلڈ وومن کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑے گی، اپنے لمبے ناخنوں سے میرا منہ تو ضرور نوچے گی۔ شہرام نے شرارتی لہجے میں کہتے بہارے گل کا جھمکا نرمی سے چھیڑتے اس پر اپنے لب رکھے۔ بہارے نے شہرام کی بات پر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے اسے خود سے دور جھٹکا تھا۔ شہرام نے پیچھے ہوتے ڈرنے کی شاندار ایکٹنگ کی۔ شہرام کی ہر حرکت پر بہارے کا مزاج مزید بگڑا تھا۔ وائلڈ ہونا صرف حویلی کے مردوں کو جچتا ہے۔ عورت کی کیا اوقات جو اپنا غصہ تم جیسے مردوں پر اتارے، جو نکاح کے نام پر عورت کو اپنی ملکیت سمجھنے لگتے ہیں، جس کے ساتھ کچھ بھی کرنے کا تم مردوں کو حق ہوتا ہے، بہارے گل نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے، نکاح کے بعد عورت مرد کی ہو جاتی ہے، اس کی ہر چیز پر حق صرف مرد کو ہی ہوتا ہے، اور نکاح کے بعد مرد کو عورت کے ساتھ سب کچھ کرنے کا حق ہوتا ہے۔ بہارے گل تو کافی سمجھدار ہے، یقیناً بہارے گل آج کی رات مجھے زیادہ تنگ نہیں کرے گی۔ شہرام نے اس کے نازک سراپے کو بے باکی سے دیکھتے معنی خیز انداز میں اس کی بات کی تائید کی، تو بہارے اس کی بات کا مطلب سمجھتے بڑبڑ چلی تھی۔ اس کی گہری بے باک نگاہوں پر بہارے گل مزید خود میں سمٹتی، جس طرح اس کی نگاہیں بے باکی سے اس کے سراپے کا طواف کر رہی تھی۔ بہارے کا بس نہیں چل رہا تھا اس کی آنکھیں نکال لے۔ اس کا نرم رویہ دیکھتے سوچ بیٹھی تھی وہ آج رات اسے قریب نہیں آنے دے گی۔ شہرام اس کے چہرے کے تاؤ چاڑاؤ دیکھتے پر مشکل ہی اپنی ہنسی پر کنٹرول کیا ہوتا، اس کی سوچوں میں جیسے گھس چکا تھا۔ اپنی بیوی کو کیسے مات دینی ہے وہ جانتا تھا۔ آج کی رات وہ اپنی بیوی کی بے وقوفی اور فضول سی ضد کی وجہ سے خراب نہیں کر سکتا تھا۔ شہرام اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے ایک ہی جھٹکے سے اسے خود کے قریب کر گیا۔ میری جنگلی بلی، اگر تمہیں یہ لگتا ہے شہرام تمہیں آج خود سے دور جانے دے گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ آج رات شہرام کی دھڑکنوں کا رقص بہارے سنے گی اور بہارے کی دھڑکنوں کا رقص شہرام سنے گا۔ شہرام نے خماری سے کہتے چھپتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کے مقام پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ بہارے اس کے بے باک لمس پر تڑپ اٹھی جو اس نے پورے استحقاق سے چھوڑا تھا۔ شہرام، میں ابھی سب کچھ نہیں چاہتی، مجھے اس سب کے لیے ٹائم چاہیے۔ بہارے نے نظریں جھکائیں لرزتے ہوئے کہا۔ اس کی بے باکی پر وہ سرتا پیر لرز اٹھی تھی، جو اس نے ابھی بھی بہت بے باکی سے اس کے وجود پر مہر لگاتے ساتھ ہی گستاخ شرارت کی تھی۔ بہارے کی بات پر شہرام کا فلک شگاف کہکا گونجا۔ بہارے نے اس کے کہکے پر نظریں اٹھائے اسے حیرانگی بھری نظروں سے غصے سے دیکھا۔
सॉरी मेरी जान, तुमने बात ही ऐसी की है कि मेरी हंसी छूट गई। शहराम ने अपनी हंसी दबाई। मैंने कोई जोक नहीं सहनाया। मेरे नज़दीक ये बात किसी जोक से कम न थी, क्योंकि कोई भी मर्द एक ही कमरे में होते औरत के बगैर रह ले, ये सिर्फ सोच में ही मुमकिन है। असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मर्द को जिस तरह खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह बीवी की ज़रूरत होती है। अगर बीवी बेइंतहा खूबसूरत हो तो कौन काफिर आज की रात अपनी बीवी को छोड़ेगा। शहराम ने बहारे की कमर में हाथ डालते उसके गाल पर अपने लब रखे थे, और वो रुका नहीं था। उसका चेहरा थामे दीवानों की तरह उसके चेहरे पर अपना लम्स बखेरने लगा। वो बेखुद होता उसकी एक एक नकोश को नरमी से छू रहा था। बहारे ने पूरी कुव्वत से शहराम को धक्का दिया। शहराम जो बेखुदी में पूरी तरह बहकते उसके चेहरे की एक एक नक्श पर लब रख रहा था। बहारे के धक्का देने पर वो पूरी पीछे की तरफ लड़खड़ाया। शहराम की आंखों में खुमार की जगह शदीद गुस्से की झलक नमदार हुई। बहारे का ऐसे ही झुकना सख्त नागवार गुजरा था। शहराम ने मुट्ठी भींचते खुद पर काबू पाया। शहराम की आंखों में गुस्से की सुर्खी देखकर बहारे ने सिर पटाते हुए नजरें झुकाई। बदन में कपकपाहट दौड़ी थी। शहराम कुछ पल उसे संजीदा नजरों से देखता रहा, अपनी भेंट पर हाथ फेरते अपने इश्तियाल पर काबू पाया। वो आज की रात अपने किसी अमल से उसे डराना नहीं चाहता था। जानता था आज की रात औरत का डरना एक फितरी अमल है, मगर अपनी बीवी का डर दूर करके उसे कंफर्ट करना उसका काम था। खुद पर काबू पाते हुए उसके दोबारा करीब हुआ। तुम्हें लगता है मैं इतना महज़ब शरीफ हो सकता हूँ कि आज की रात अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़ दूँ तुम्हारे बगैर इस कमरे में? अपनी जवान रातें कैसे गुजारी हैं ये मैं ही जानता हूँ। ये मुमकिन नहीं, एक कमरे में रहते मुझे तुम्हारी तलब ना हो। मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। शहराम ने गंभीर लहजे में मध्यम सरगोशी करती बहारे की कनपटी पर अपने लब रखे। वो अब उसकी नाजुक कमर में हाथ डाले आंखें मूंदे उसके ब्लाउज की जिप के साथ छेड़खानी कर रहा था। तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे? बहारे उसकी बेबाक हरकतों पर हाथ से हुई। उसका हाथ जिप से होता उसकी कमर पर बेबाकी से सफ़र कर रहा था। उसे नरमी से खुद में भींची हुआ था। बहारे की इतनी हिम्मत नहीं थी अब उसे खुद से दूर छटकती। कुछ देर पहले उसकी आंखों में गुस्से की हिद्दत देख चुकी थी, जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा गया था। बिल्कुल नहीं, जो भी करूँगा बहुत प्यार से करूँगा, ज़बरदस्ती का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मौका देकर तो देखो, शहराम ने बेबाकी से कहते आंख विंक की। अब वो एहतियात से उसकी ज्वेलरी उतार रहा था। मेरी मर्जी के बगैर जो भी होगा ज़बरदस्ती ही होगा। बहारे ने पीछे को खिसकते अपनी बात पर जोर दिया। जहाँ हक हो वहाँ ज़बरदस्ती नहीं होती। शहराम संजीदा हुआ था और दूसरे ही लम्हे उसे अपनी तरफ खींचते झुक कर उसकी गर्दन पर अपने लब रखे। हाथों की बेबाकी बढ़ते शिद्दत इख्तियार करती थी। उसके लम्स और हाथों की बेबाक हरकत पर बहारे की सांसें अटकी थी। शहराम ने उसकी अटकी सांसों को गौर देखते उसके माथे पर अपने लब रखे। तुम बहुत बेवकूफ़ हो बहारे। तुम्हें टाइम देने का मतलब है अपने रिश्ते को कमज़ोर करना। अगर निकाह जैसे बंधन की अहमियत समझती तो आज अपनी मर्ज़ी से मुझे खुद को सौंपती, ना कि तुम यहाँ बैठकर मुझसे टाइम मांगती। तुम्हें जितना भी टाइम मिल जाए तुम नहीं समझोगी। तुम्हारी नाक़िस अक्ल को ठिकाने लगाने के लिए मुझे इस रिश्ते को मुकम्मल करना ही होगा। शहराम ने संजीदगी से कहते उसके दुपट्टे से पिन सितारना शुरू की। अब उसका चेहरा बेहद संजीदा और सपाट था। उसकी एक ही तकरार पर वो बुरी तरह मुश्तल हुआ था। उसके चेहरे की सुर्खी इस बात की गमास थी वो बहारे की फजूल सी जिद बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा है। शहराम तुम ऐसा नहीं कर सकते। बहारे ने कांपते हाथों से उसके चट्टानी सीने पर हाथ रखकर दूर धकेलने की कोशिश की। यह अलग बात थी, उसके पहाड़ जैसे वजूद को एक इंच भी नहीं खिसका सकी थी। शहराम ने उसके करीब होते नरमी से उसका दुपट्टा उतारते साइड पर रखा। उसके चोकर की डोरी खींचते उसकी गर्दन को चोकर से आज़ाद किया था। बहारे अब बगैर दुपट्टे और ज्वेलरी की उसके सामने थी। बहारे, इस रिश्ते की खूबसूरती ही एक दूसरे की कुर्बत है। तुम मेरे इतनी करीब हो और मैं तुम्हें ना छूऊं, ये कैसे मुमकिन है? क्यों जुल्म करती हो मुझ पर? शहराम ने उसकी ठोरी नरमी से पकड़ी, उसका चेहरा ऊपर उठाते उसकी गहरी ब्राउन आंखों में देखते भारी लहजे में कहा,
तुम मेरे करीब आए, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। बहारे ने ज़िद्दी अंदाज में रूहान से होते शहराम को धमकी दी। बहारे, तुम्हें मुझ पर यकीन रखना चाहिए। शहराम ने नरमी से उसके दोनों हाथ थामते हुए उसकी झील सी गहरी नम आंखों में संजीदगी से देखा। किस बात का यकीन? बहारे ने उसकी नर्म गिरफ्त से अपने हाथ छुड़ाए। यही कि मैं कभी तुमसे इस बात की माफ़ी नहीं मांगूंगा। शहराम ने मबहम सा मुस्कुराते कहा। शहराम की आंखों में नाचती शरारत देखकर वो भड़बड़ चलते तौहीनो खजालत से सुर्ख पड़े। दांत पीसते शहराम को घूर कर देखा था। शहराम को दोनों हाथों से दूर धकेलते हुए बेड से उतरी। इससे पहले वो एक कदम आगे बढ़ाती, शहराम उसे कलाई से जकड़ते अपने ऊपर खींच चुका था। वो उसकी चटानी सीने में आ समाई थी। शहराम ने हाथ बढ़ाकर उसके जोड़े से लिपटा फूलों का गजरा उतारा, जिसके फूल पत्तियों की सूरत में बेड पर बिखरे थे। शहराम की सख्त गिरफ्त में जूड़ा खुलकर ढीला हुआ था। बहारे ने उसकी गिरफ्त में फड़फड़ाई। शहराम ने उसे अपने बाजू में भरते अपने सीने से सख्ती से लिपटाए, उसके अंग अंग को महसूस किया। शहराम छोड़ो। बहारे उसके हिसार में मछली थी। शहराम बहारे ने रूहान से होते शहराम को देखा, जो सिर्फ नशीली आंखों से उसे देख रहा था। शहराम ने उसकी आंखों के शब्द भी इग्नोर करते साइड टेबल के लैंप की तरफ हाथ बढ़ाते लैंप ऑफ किया था। साइड बढ़ते बहारे को नरमी से बेड पर लटाया, उसकी कलाइयाँ लॉक करते उसकी सुर्ख शाकुती लबों पर नरमी से झुका। बहारे की पैनिंग होती टांगों को भी अपनी टांगों में लाक कर चुका था। बहारे उसके हिसार में हरकत भी नहीं कर पा रही थी। वो कतरा कतरा उसकी सांसों को अपने अंदर अंडेलते उसकी सांसें छीन रहा था। काफ़ी देर बाद बहारे को अपने लम्ब से आज़ादी दी तो बहारे ने कमरे में फैली मध्यम नीलगी रोशनों में गहरे सांस लेते नम आंखों से उसे शाकी नज़रों से देखा। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया जो तुम मुझे ऐसे देखो। ये मोती कुछ देर के लिए संभाल कर रखो। बहुत दर्द दिया है तुमने मुझे। आज रात मेरी मोहब्बत में तुम्हें भी दर्द सहना पड़ेगा। सारे हिसाब चुकता करूँगा, शहराम ने पहाड़ी लहजे में कहते उसके लबों पर अपना अंगूठा मसला था। कौन सा दर्द? बहारे की आंखों में खौफ लहराया। जो तुम्हें और मुझे एक करेगा, मानी खेजी से कहते शहराम उसकी गर्दन पर झुके अपनी शिद्दतें बखेरने लगा। शहराम की जुनूनियत पर अलम सैदे बहारी की सांसें तेज हुई थी। सारी मज़ाहमतें उसके सार में कमज़ोर पड़ी। शहराम की आंखों में ठहरी सुर्खी और उसके लम्स में जुनूनियत महसूस करते बहारी ने मज़ाहमत तर्क करते खुद को उसके सुपुर्द किया था। हूर और अब्रिश का हाल वो देख चुकी थी। उसे इस टाइम शहराम से खौफ सा महसूस हुआ। उसकी बहकी बहकी सुर्ख आंखें देखते हुए उसे खुद से दूर न कर सकी थी। बहारे का ढीला बढ़ता वजूद महसूस करते शहराम ने एक नज़र उसे देखा। वो आंखें मिची उसके हिसार में लरस रही थी। शहराम ने ऊपर होते अपनी शर्ट उतार कर दूर उछाली और बहारे के माथे पर अकीदत भरे लब रखे। उसके बालों में नरमी से हाथ फेरते उसके लबों पर नरमी से झुका। उसी बदन को हर पर्दे से आज़ाद करते वो उसमें समाया तो बहारे की आंखों से आंसू बेमौल हुए थे। वो शहराम के कंधे पर नाखून मारते फूट फूट कर रोई थी। उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। उसकी कलाइयों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते अपनी शिद्दतें निछावर करने लगा। वक्त के साथ बहारे के रोने में इजाफा हो रहा था। शहराम ने उसके लबों को अपनी नर्म गिरफ्त में लेते उसे परसकून करते हुए उसके आंसू का गला घोंटा था। गुजरती रात के साथ शहराम की शिद्दतों में इजाफा हो रहा था। बहारें बेहाल होते उसकी पनाहों में सिमट रही थी, क्योंकि राह फरार के तमाम रास्ते मसदूद कर चुका था। अब ये दुल्हन बनी असफल यार के कमरे में बैठी थी। गोल्डन कलर के लहंगा चोली में खूबसूरत एंटीक्स की ज्वेलरी पहने वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। टूट कर रूप आया था उसकी। गोल्डन कलर के खूबसूरत डिज़ाइनर ड्रेस में उसका खूबसूरत मतनासिब सरापा क़यामत ढा रहा था। रेड नेट का कामदार दुपट्टा खूबसूरत अंदाज में सेट किया हुआ था। मांग टीका पहने खूबसूरत मोतियों की नथ पहने हुई थी। गले में रेड पर्ल का खूबसूरत गुलूबंद पहना हुआ था। आबिर का पूरा बदन हल्का हल्का लरस रहा था। असफन को हमेशा उसने बड़े भाई के रूप में देखा था। आज वो इसका शोहर बन बैठा था। एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। दिल की धड़कनें सर पर दौड़ रही थी। उसने अपना हल्क तर्क करते उसने पानी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई। कमरे में कहीं भी पानी नहीं था। पूरा कमरा बेहद सादा था। कहीं भी फूल की एक पत्ती नहीं थी। उसे पता चला था
یہ نکاح اسفندیار خان کی پسند پر ہوا ہے، مگر اتنا بے رونق کمرہ دیکھ کر اس کے دل کو نہ جانے کیوں ٹھیس سی پہنچی تھی۔ شاید شہرام کے سجے ہوئے کمرے کو دیکھ کر اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ پچھلے کچھ دنوں یہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ لاشعوری طور پر اسفندیار خان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ بابری کے متعلق اس کے دل میں کبھی کوئی جذبہ نہیں پیدا ہو سکا تھا، مگر اسفندیار خان کے لیے اسفندیار خان کے نام سے اس کا دل سینے سے دھڑک کر باہر آنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کے گہرے سانس بھر رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے چوڑیوں سے بھری کلائی کو اپنے گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر گہرے سانس لی اور خود کو کمپوز کیا۔ اسفندیار خان کمرے کا دروازہ لاک کرتے اپنی بھاری قدموں کی دھمک لیے سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس کی طرف بڑھا تھا اور ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا۔ بلیک شلوار قمیض میں اس کی سفید رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی تھی۔ اسفندیار خان نے اس تک پہنچتے اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے بیڈ سے اتارا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ عابیر اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھی۔ بھاری لہنگا پاؤں میں الجھا تھا، اس کے سینے سے آ لگی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مقابل کی نیلی آنکھوں میں دیکھا جہاں شدید غصہ اشتعال تھا۔ اسفندیار خان ایک پل کے لیے اس کا حسن دیکھ کر چونکا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی اسے اندازہ نہ تھا، مگر یہ افسوس، یہ خوبصورتی اسفندیار خان پر کچھ اثر نہ کر سکی۔ اسی لمحے اسفند نے پوری قوت سے تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ عابیر اس کے بھاری ہاتھ کے تھپڑ سے بیڈ پر چکراتے ہوئے گری تھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھایا تھا۔ عابیر نے رخ پلٹے بے یقینی سے اسفندیار کو دیکھا جو آنکھوں میں شرارے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ عابیر تکلیف کی شدت بھلاتے بیڈ سے اٹھتی اسفندیار کے مقابل کھڑی ہوئی۔ آنکھوں میں نمی کے ساتھ بے یقینی تھی۔ کیا وہ کنویں سے نکل کر گہری کھائی میں جا گری تھی؟ بہارے کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ چکا تھا جہاں سے ہلکا ہلکا خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ اپنی ہیزل گرے آنکھوں میں شبنم لیے اسفندیار خان کو دیکھے جا رہی تھی۔ اب باہر جاؤ اور سب کو اس پھٹے ہوئے ہونٹ کی وضاحت دو۔ وہ کمینگی سے اس کی حیران آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا۔ عابیر کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھائی جسے دیکھ کر مقابل کی آنکھوں میں استہزائیہ مسکراہٹ چھائی۔ خودکشی کرنے لگی ہو؟ وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ یقین مانو تمہارا خودکشی کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ میرے ساتھ بتایا ہر لمحہ تمہارے لیے موت سے بدتر ہوگا۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کے کان میں جھکتا غرایا تھا۔ اگلے ہی لمحے عابیر نے وہ چھری پوری قوت سے اس کی کلائی پر دے ماری تھی۔ اسفندیار خان کی چیخ بلند ہوئی۔ اس نے بے یقینی سے اپنی کلائی پر ہاتھ رکھا جہاں خون کا فوارہ چھوٹا تھا۔ چلو باہر چلتے ہیں، آپ اپنی کلائی سے بہتے ہوئے خون کی وضاحت دینا اور میں اپنے پھٹے ہوئے ہونٹ کی۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اسفند اپنی کلائی پر ہاتھ رکھے کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر غصے سے واش روم کا دروازہ دھاڑ سے کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ عابیر گہرے سانس لیتے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ باہر آ کر کیا کرے گا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اسے چھوڑے گا نہیں۔ عابیر اپنی آنکھیں بے دردی سے صاف کرتے اپنی جیولری نوچ نوچ کر اتارنے لگے۔